us with the intricacies and the myths of the Citizenship Amendment Act, NRC and NPR. We have amongst us Ms. Shabnam Khan, human rights activist working particularly for the rights of the Muslim women. मुझे ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि इन्होंने बेटियों को सशक्त करने हेतु काफी कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या जैसे काफी सामाजिक बुराइयों को हटाने हेतु काफी काम किए हैं। इन्होंने 200 दिन की ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस यात्रा भी की और पीड़ितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आतंकवाद के खिलाफ भी काफी कदम उठाए, महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में वास्तविकता से अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, गर्ग नाम 3-4 दिख रहे हैं मुझे, तो एक ही गर्ग में सारे गर्ग सर जितने भी बैठे हुए हैं, और स्पेशली एसके गर्ग सर, क्योंकि सर ने आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि जिनसे हम पढ़ कर थोड़ा कुछ बन पाते हैं, जब वो ही हमें कुछ बोलने के लिए बुलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, उन्होंने पढ़ाया और आज हम इस लायक बन पाए। तो सबका सर, आपके माध्यम से जिन टीचर से पढ़ी हूँ उनका भी शुक्रिया। मेरे बड़े भाई अश्विनी उपाध्याय जी, बड़ी बहन सीमा सिंह जी। अश्विनी जी के बोलने के बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद आप सबके वैसे भी दिमाग के जितने भी कनेक्शन थे सब खुल ही गए होंगे, कुछ ऐसा रह नहीं गया बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक एक नक्श से लेकर शिक तक आपको सारी चीजें बता दी। पर क्योंकि मैं मुस्लिम हूं और मुसलमानों को ही इससे प्रॉब्लम है, तो मैं जरूर आपसे 2-4 चीजें साझा करना चाहूंगी कि सीए जब आया तो सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप सबके पास, आप स्टूडेंट्स हैं, सबके पास अपने कॉलेज का कार्ड होगा, सबके पास है, और सर को भी पता है कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन फिर भी कहीं जब आप एग्जाम देने जाते हैं, एंट्री कर रहे होते हैं, आपसे क्या देखते हैं सब लोग? मैं तो शक्ल से आपको पहचानती हूँ, फिर मेरे को एडमिट कार्ड देखने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? आपका क्यों देखते हैं? ताकि शबनम की जगह कोई शहनाज ना आकर बैठ जाए, ताकि रीता की जगह कोई सीता ना आकर बैठ जाए, इसीलिए चेक करते हैं ना, फोटो मिलाते हैं। क्या आप अपनी सीट पर, सारे मैं स्टूडेंट से पूछ रही हूं, क्या कोई भी, जो मेरी बहन रीटा यहां बैठी हो, या रमेश या योगेश या आदित्य जो भी है, क्या आप अपनी सीट पर किसी को बैठने देंगे? नहीं, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। तो मैं अपने देश में किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को क्यों आने दूं? क्यों आने दूं? मेरा देश, मुसलमान यहाँ का नागरिक, यहाँ पर सीए जो आया है वो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, पश्चिम बंगाल या आपका अफगानिस्तान या आपकी पाकिस्तान तो वैसे ही आतंकिस्तान है, उसका तो मुसलमान से वैसे ही डर लगता है हमें शक्ल देखकर ही और नाम सुनकर ही। तो क्या हम किसी आतंकी को अपने देश में फलने फूलने के लिए बुलाएंगे? वहां पर अभी अश्विनी भाई ने बताया कि कितने % थे हिंदू भाई, और उनको कन्वर्ट करके, इसके लिए मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वहां पर पाकिस्तान में, कि हमारे हिंदू भाइयों को आपने क्यों कन्वर्जन कर करके मुसलमान बनाने की कोशिश जो करते आ रहे हैं, बेटियों को उठा के बलात्कार कर रहे हैं, बेटी को किसी को भी उठा लिया 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, और फिर आपने किसी भी, वो जो, सॉरी शब्द सुनने में खराब लगेगा, वो जो मुल्ला था 60 साल का, आपने उससे ब्याह कर रचा दिया उस बेटी का। क्या वो नहीं दिखाई देता किसी मुसलमान भाई को? वो भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। आप अगर इस देश के मुसलमान हैं तो आप 8 पे पट्टी भारत के लिए ही बांधेंगे या दूसरे कंट्रीज के लिए बांधेंगे? आपने तो भारत में ही जो सारी सुविधाएं, जो सारा सम्मान,
जो इज्जत मुसलमान को भारत में मिलती है, मैं बोल रही हूं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं 55-56 जितनी भी, अश्वनी भाई कंफर्म करेंगे, 56 है शायद, 52 हो गई हैं, और थोड़े दिन में हम अपनी जनसंख्या बढ़ा के पहुंच जाएंगे और कंट्रीज में। तो मैं पूछ रही हूं कि आप देश में सम्मान से रहते हैं, किस चीज की कमी है मुसलमान को, मुझे बताइए। हर एक के घर के आसपास कोई ना कोई मुसलमान भाई बंधु रहता ही होगा। मैं जब से पैदा हुई हूं गर्ग सर दी, मैं देख रही हूं कि मुसलमान अल्पसंख्यक होकर भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, जिसको थोड़े कम शब्दों में कहते हैं कि चौड़ा होके रहता है। ये आपकी हमारी हिंदी भाषा कॉलेज से बाहर जो रहती है वो वाली बता रही हूँ सर, आप मत सुनिएगा। तो जो चौड़ा होकर रह रहा है, बहुसंख्यक जो बहुत मेजॉरिटी में है, 20% कहते हैं मुस्लिम है और 80% कहते हैं हमारा हिंदू भाई है, तो आप और हमको प्यार से कौन रख रहा है यहाँ पर देश में? ओवैसी जी की मैं बात सुन रही थी, अश्वनी भाई, वो कह रहे थे अरे नहीं, मुझे कोई हिंदू भाई प्यार से नहीं रखता, मुझे कोई हिंदू भाई प्यार से नहीं रखता, मुझे तो देश के संविधान ने बचा रखा है। संविधान तो 1 मिनट में क्लास लग जाती है, जैसे मुसलमान संविधान को ताक में रख के काम कर लेते हैं, अगर हिंदू भाई ताक में रख के काम करने चले गए ना, तो ओवैसी का तो पता भी नहीं चलेगा कहां चला गया, और वो 15 मिनट करता रहता है। माफी चाहूंगी सर आपके सामने, मुझे करता है करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं करते हैं नहीं बोल पाऊंगी उन्हें। जो मेरे देश में फूट डालेगा, जो मेरे देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसको करते हैं लेके पूजा की थाली से आरती नहीं उतार सकती हूँ, सॉरी। फिर मेरे पास एक ही हथियार है कि उसकी तसल्ली बख्श मरम्मत की जाए, उसको तसल्ली से समझाया जाए, ये ही भारत देश है जहां भोंकते हो, प्रधानमंत्री को दिन भर गाली बक लेते हो, टीवी चैनल में बैठकर पूरी दुनिया को सुनाते हो कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा या वैसा, या जिसको भी जो कहना चाहते हो, देशभक्तों को भी गाली सुना लेते हो। ये भारतवर्ष ही है जो फिर भी इतनी बात सुन के आपको यहाँ पर फिर भी प्यार से रखता है और चैनल में भी बिठा के बात करने देता है। होते ना किसी मुस्लिम कंट्री में 2 मिनट में, जानते हैं ना आप क्या होता है दूसरी कंट्री में, सऊदी अरब में क्या करते हैं पता है ना आपको? चौराहे पे इतना पिछवाड़ा ठोका जाता हुआ, ऐसी ठाक, सॉरी सर आप सबसे माफी चाहती हूँ सर, लेकिन सर मुझे यही शब्द अच्छे लगते हैं ऐसे लोगों के लिए, आपसे माफी चाहती हूँ सर। ये सच्चाई है। आप दूसरी कंट्री में मुसलमान होकर कोई एक शब्द मुंह से नहीं निकाल सकते, वहां के बादशाह के खिलाफ आप कुछ कहकर दिखाइए, हैंग, वो भी चौराहे पर। यहां जिसके मन में जो आ रहा है बक रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है बक रहा है। मैं देख रही हूं मुसलमानों को जितना सम्मान मिल रहा है, जितना मुसलमानों को इज्जत मिल रही है देश में, जितना उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई सरकार काम कर रही है, उतना ही इनका दिमाग खराब होता जा रहा है, उतना ही ये अलग दिशा में दौड़ते जा रहे हैं। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। वो जो बेचारे भोले भाले मुसलमान है ना, जो कह रहे मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं उन भोले भाले भाइयों से कहती हूं कि फिर जो आपके जितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वहां भी तो कोई कागज ही दिखाकर एडमिशन मिला था ना, वहां पर कोई कागज दिखाकर ही एडमिशन मिला था। हॉस्पिटल गए थे तो पर्चा लेकर पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? तो ऐसा करो, अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो उन स्कूलों से सारे बच्चों को क्या आप बाहर ले आओगे कि आपने तो मेरी अम्मी का नाम पूछ लिया था, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई? क्या मुसलमान भाई वहां से निकालेंगे अपने बच्चों को? क्या अस्पताल में भर्ती कराना बंद करेंगे अपने बच्चों को? नहीं करेंगे ना। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं तो शर्मिंदा होती हूं। और अश्विनी भाई, मेरे ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी में दीजिएगा आप मोदी जी को कि अगर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो आप और हम ऐसे जा रहे थे देश में, ऐसे कुछ नहीं पता था हमें वो कहते थे ये तिरंगा झंडा
इसमें सिर्फ हरा कलर है और आप और हम सिर्फ हरा ही कलर देखते रहते थे, लेकिन इसमें एक और कलर है। ये था वोट बैंक की राजनीति, जो उन्होंने हमें हरा दिखा दिखा कर जब किसी जानवर को पालते हैं, आपको पता है ना कैसे क्या दिखाते हैं उसे, हरा चारा। तो हमें हरा चारा दिखा दिखा के उन्होंने इतना खतरनाक टाइप दिमाग बना दिया हमारा कि अब हमें ये कलर समझ आना ही बंद हो गया। अब सरकार बदली तो ये कलर भी हमें समझाने की कोशिश की गई कि नहीं, तिरंगे में केसरिया कलर भी है, ये भी हमारा ही है। लेकिन मुसलमानों को मैं बिल्कुल नहीं डरती हूं ये कहते हुए कि जब कोई अपराध करके कोई मुसलमान आ जाता था ना, तो दूसरी पार्टियां उन्हें शेल्टर देने का काम करती थी, थाने में 1 सेकंड में फोन करके उन्हें बचाने का काम करती थी। इसलिए मुसलमान मुख्य धारा से भटककर कहीं ना कहीं उस धारा में बह गया जो दूसरी पार्टी ने वोट बैंक के लिए उनको धारा दिखाई। ये बड़ा रीजन है। आप चाहे सर्च करिएगा, आप देखेंगे कि कोई अपराध मुसलमान कर आया और फटाफट किसी नेता का फोन आया कि छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। तो मुसलमान का दिमाग कैसा बना दिया उन्होंने। आज एक नई लीडरशिप की जरूरत है मुसलमान को, आज एक नई दिशा की जरूरत है मुसलमान को। आज ये जो शाहीन बाग वाले बैठे हुए, मैंने अकेले प्रोटेस्ट किया है सर कि शाहीन बाग खाली कराया जाए, अकेले। तो मुझे पूछ रहे हैं कि तुम अकेली हो, देखो हम मुसलमान इतने सारे। तो मैंने कहा झांसी की रानी अकेले ही आती है और झुंड में तो कौन आते हैं। आप रजनीकांत का डायलॉग याद कर ही लोगे सब यंगस्टर्स हो, झुंड में कौन आता है। मैं ये बोल रही हूं कि उनकी दिशा भटका रखी है कांग्रेस पार्टी ने। नाम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो ही उनको पीछे से संचालित कर रही है। मैं बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से बात करती हूँ सर, दी अश्विनी भाई सर, मैं बहुत सारी जब मुसलमानों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाजी हम कैसे कह दें, वो तो वहीं से मिल रहा है। समझ रहे हैं आप क्या मिल रहा है? पैसा, बिरयानी और मस्ती में बैठने की जगह मिली हुई है। घर के काम से भी मेरी बहनें बची हुई हैं, वरना घर में कितना काम कराया जाता है मुस्लिम बहनों से, आप सबको पता ही है। फिर अभी तो इनकी और प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ाएंगे अश्विनी भाई साहब, जब आप जनसंख्या की बात कर देते हैं तो 2 बच्चे कहाँ हमारे को पसंद है। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे ही मान जाए आपकी बात। 10-20 हो, घर थोड़ा खिलखिलाता दिखाई दे, तब मजा आता है। लेकिन खिलखिलाता तो दिखाई दे, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें पढ़ा ना पाए तो बुरी बात है। सड़क पे वो टायर पंचर ही लगाते रह जाएं, ये बुरी बात है। तो इसलिए सारे फैसले जितने ये वाली गवर्नमेंट ले रही है, मोदी गवर्नमेंट जितने फैसले ले रही है, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी की मेंबर भी नहीं हूं। कभी आप सोचे कि बीजेपी की तरफ से आई थी या भारतीय जनता पार्टी की मेंबर होंगी। नो, आई एम सिंपल, आपके जैसी, आपके बीच रहने वाली, आपकी बहन, आपकी साथी। मैं एकदम सिंपल सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं जो मोदी जी का नाम ले रही हूं क्योंकि गवर्नमेंट अभी उन्हीं की है, तो मुझे उनका नाम लेकर चर्चा करनी पड़ती है। वो तो प्रवक्ता है, वो तो लेंगे, पर मैं सच बोल रही हूं क्योंकि मैंने देखा है कि मुसलमानों को 3 तलाक पर जब हमने लड़ाई लड़ रहे थे हम बहुत साल से, तो दूसरी गवर्नमेंट जो थी वो साथ नहीं खड़ी हो रही थी हमारे, क्योंकि कुछ मुल्ला, कुछ मौलाना, कुछ मुल्ला उनको ये कहते थे अगर आपने मुसलमान बहनों का साथ दे दिया तो आपको मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि वहां सिर्फ आदमी की बात मानी जाती है और जो मुल्ला समझा देता है बस वो वहीं पर ही तसल्ली करके भेड़ चाल की तरह से चल पड़ते हैं। तो कम लड़ाई नहीं लड़ी है ये हमने। और शुक्रिया अदा करती हूँ मोदी जी का इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो बहन गई थी, उन्होंने सरकार से पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि बताइए आप किसके साथ खड़े हैं, क्या आप मुसलमान बहनों के साथ खड़े हैं? सरकार ने कहा यस,
मुसलमान बहनों के साथ खड़े हैं हम। तो आप क्या सोच रहे हैं? 3 तलाक आपको तो सुनने में ऐसा ही लग रहा होगा। कोई शादी करके लड़की गई और 2 मिनट में उसको चाय ठंडी दे दी, 10 रुपए मांग लिए, या घर जाना चाहती थी, या मार्केट चली गई, या बिना पूछे सोकर उठने में थोड़ी सी देरी कर दी, आपने फोन उठाया, हेलो बाय बाय छुट्टी, अब हमारी शादी नहीं रही। क्या आप ये दर्द समझ सकती हैं लड़कियों का? मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं और हमेशा आप और हम हर एक मामले को लड़की का मामला कह देते हैं। जी नहीं, उसके पिता तो पुरुष हैं, उसका भाई तो पुरुष है, उसके सब लोग तो पुरुष है ना घर में, और भी। तो ये फैमिली का मामला होता है, ये सिर्फ एक लड़की का दर्द नहीं होता है। तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत हाय तौबा पीटी, लेकिन हम कानून से जीत कर आए। अब सीए पर हाय तौबा सिर्फ पॉलिटिकल है, सिर्फ वोट के लिए राजनीति हो रही है। शाहीन बाग में जो भी हो रही है, मुसलमानों को खुद भी पता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 8 तारीख तक जब तक वोट नहीं पड़ जाएगी, इन्हें फर्क ही पड़ता रहेगा। जैसे ही वोट पड़ जाएंगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना हाथ पीछे खींचेंगी, आप देखिएगा ये सारे जंतु मंतु जितने भी हैं सारे अपने घर नजर आएंगे। फिर ये बारिश में भीगने भी लगेंगे अश्वनी भाई साहब, इन्हें ठंड भी लगने लगेगी। मैं कई दूसरे विपक्षी नेताओं का भाषण सुनती हूँ, वो कहते हैं नोट की लाइन लगा दी, नोटबंदी की लाइन लगा दी, नोटबंदी में 100 लोग मर गए, उसका कौन जिम्मेदार है? इतनी ठंड पड़ रही है, मेरे हाथ अभी यहाँ अच्छे भले मैं जैकेट वैकेट पहन के आई हूँ तब भी ठंडे हो रहे, एक भी नहीं सटका। पता नहीं क्यों, भगवान अल्लाह पाक है ऊपर बचा रहा है शायद। एक को ठंड भी नहीं लगी, खांसी भी नहीं हुई, जुकाम भी नहीं हुआ। किस चीज की गरमाई है उनको? डर नहीं है उन्हें, इसकी गरमाई है। तो ये जो मुट्ठी भर मुसलमान इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इसको आप देश के मुसलमानों से जोड़कर ना देखें। ये मैं हमेशा कहती हूँ, देश के मुसलमान को अवेयरनेस की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके दिमाग में कूड़ा कबाड़ कचरा भर दिया है ना, ये निकालने की जरूरत है, जो आज मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है भविष्य में जैसे थोड़ा सा और आगे साल बढ़ते जाएंगे, और एक हंटर की भी जरूरत है ऐसे वाले लोगों को सुधारने के लिए जो उन्हें बिगाड़ने का काम करते हैं। तो दोनों के लिए ही जरूरत है। सीए से किसी को कोई परेशानी नहीं है, एनपीआर से भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। एनआरसी में आप बताइए, मेरे घर में अगर कोई आकर बैठ जाएगा तो क्या मैं भगाऊंगी नहीं उसको बाहर? भगाऊंगी या नहीं भगाऊंगी? तो बस इतना सा ही है एनआरसी का। अभी जब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं मंच से, अमित शाह जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी, लेकिन ये मान क्यों नहीं रहे? इनको सबको समझ आ गई है। अब इनकी सिर्फ नाक का बात रह गई है कि अब जो हम शाहीन बाग में दरी बिछाकर बैठे थे, अब क्यों कह रहे हैं बीजेपी का कोई नेता आए हमसे बात करे, कोई नेता आए हमें बता जाए। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया आपको, तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है। अब कह रहे हो बीजेपी का कोई नेता आके समझाए। यानी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। इलेक्शन तक जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहती हैं, सिर्फ यही है एक बात, वोट लेने के लिए, ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाए और जो सत्ता से दूर चले गए उनको शायद सत्ता का स्वाद चखने को मिल जाए। सिर्फ इतनी ही बात है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप और हम सब पढ़े लिखे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, और आप सब लॉ स्टूडेंट भी हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोगों को, जो अपने भाई बंधु साथी फ्रेंड्स सबको बताएं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई नहीं समझ रहा है तो अश्वनी उपाध्याय भाई साहब के पास लेकर आए, वो कुछ दिमाग उनका खोलने की कोशिश करेंगे, और मेरे पास लाएंगे तो वो शायद डंडा वंडा ही लेकर आएगा साथ मुझे मारने के लिए। क्योंकि जब भी कोई सीधी राह दिखाता है ना, आप नहीं समझ पाते। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अश्वनी भाई साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम तो आप सबने ही सुना होगा, जो आज बड़ी छाती चौड़ी कर चिल्लाते ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी है।
जब वो बना रहे थे ना, जब वो आपको पढ़ाई की दिशा दिखा रहे थे, तब ऐसे ही कुछ मुसलमानों ने उनके गले में जूतों के हार डाले थे। ऐसे ही कुछ मुसलमानों ने गुस्सा होकर कहा था, कहां लेकर जा रहा है, पढ़ाई की तरफ लेकर जा रहा है, ये तो हमें हराम है। पढ़ाई को भी हराम बताया था। आज मुसलमान क्यों बड़े बड़े स्कूलों में फिर पढ़ाने के लिए जाते हैं? क्योंकि शिक्षा का महत्व उन्हें समझ आ गया कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप पर हम अवेयरनेस लेकर आएंगे और मुझे लगता है कि मुसलमान भी बदलेगा, क्योंकि हमारे देश में हम सब लोग एकजुट ही रहेंगे तभी मजा आता है। और कौन से मुसलमान को कोई निकाल सकता है? आप बताइए, आपके भी हजारों फ्रेंड होंगे मुस्लिम, क्या आप सब लोग एक साथ बैठकर रोटी नहीं खाते? क्या आप सब लोग एक साथ एकजुट होकर नहीं रहते? तो मुझे लगता है कि आप और हम थोड़ा थोड़ा अवेयर करते रहे, और इस तरीके के जो गुंडागर्दी करने वाले हैं उनको मोदी जी संभाल लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गर्ग सर, आपने मुझे मौका दिया, कुछ खराब शब्द हो सर तो आप सबसे मन से माफी चाहती हूँ, और आप सबको बहुत सारा प्यार, नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय